सरकार ने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, जंतर मंतर पर पुलिस, सिक्योरिटी, बैरिकेड, पुलिस की गाड़ियां लगा रखी थी। सरकार ने ऐसा सोचा था कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली नहीं बल्कि हिंसक होगा, क्योंकि युवाओं में इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना गुस्सा है, तो वो अपना गुस्सा मौका देखकर निकालेंगे जरूर। और अगर प्रोटेस्ट जरा सा भी हिंसक हुआ तो उनके साथ वही सलूकत किया जाएगा जो एसएससी प्रोटेस्ट में टीचर्स और स्टूडेंट के साथ किया गया था। लेकिन सरकार के सारे प्लान्स और किए राय पर पानी फेर दिया इन कॉकरोचेस ने। प्रोटेस्ट हुआ लेकिन पीसफुल, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने के लिए कुछ भाड़े के टट्टू जो खुद को हिंदू रक्षक बताते हैं वो भी आए हुए थे और नफरत फैलाने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन कॉकरोचों ने यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखा और प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाए रखा। मोदी जी चोर बताते थे, मोदी जी चोर बताते थे, बिहार की गोदी में बैठे हुए अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक सहित सभी कॉकरोचों ने करीब 5 घंटे से ज्यादा तक पीसफुली प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगे रखी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें वो बातें नहीं है जो आपको पता है, इसमें वो बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, 6 जून 2026 सुबह के करीब 7:30 बजे लोग धीरे धीरे जंतर मंतर पर आना शुरू करते हैं। करीब 10 बजे अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। काफी पुलिस सिक्योरिटी के साथ वो बाहर आते हैं। एयरपोर्ट पर ही उन्हें प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिल जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, लोगों को 1 हफ्ते पहले से परेशान होना पड़ता है प्रोटेस्ट के परमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पर अभिजीत दीपके को सीधे एयरपोर्ट पर ही परमिशन मिल गया। आखिर कैसे? ना उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना उन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आखिर कैसे? क्या ये जनजी पावर है? तो शायद नहीं, क्योंकि अगर जनजी पावर इतना होता तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर चुके होते। इसके पीछे हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, फिर धीरे धीरे और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सोनम वांगचुक आते हैं और पीसफुली तरीके से अपनी मांग को रखा जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर 40 डिग्री बढ़ता है, लेकिन फिर भी लोगों का हिम्मत नहीं टूटता और वो प्रोटेस्ट में लगे रहते हैं। प्रोटेस्ट करते 2-3 घंटे बीतते हैं तो अभिजीत दीप के एजुकेशन मिनिस्टर को 5 बजे तक का टाइम देते हैं। सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। लेकिन 5 बजता है, एक दिन भी बीत जाता है, फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया इस प्रोटेस्ट को लेकर। मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि देश का युवा यहाँ पर इकट्ठा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं है उनको। खुद को हिंदू रक्षक बताने वाली रिद्धिमा शर्मा, उनसे जब सवाल किया जाता है कि क्या युवाओं के मुद्दे गलत हैं, तब ये कहती हैं कि मुद्दे क्या है उनके। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। बिल्कुल सही है। अगर पिछली सरकार चोरी करती थी तो ये जो सरकार है इसका पूरा अधिकार बनता है कि ये डायरेक्ट डाका डाले। मतलब इनका तो ब्रेन वॉश हो चुका है, इनको समझाना तो बेकार है, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी के लिए बता देना जरूरी है कि अगर पिछली सरकार गलतियां करती आई है तो क्या आगे हम गलतियां ही करेंगे? क्या हमें उस गलती से सीखना नहीं चाहिए? 1947 से पहले भारत कैसा था? गुलाम था। तो क्या आज भी हम उसी गुलामी की मानसिकता में जिए? लेकिन शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप डीप हिस्ट्री तो कभी पढ़ी ही नहीं, संघर्ष तो आपने कभी जाना नहीं कि कैसे देश को आजाद करवाया गया। आपको तो बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इससे छुटकारा मिलता नहीं, तो आप इन सब चीजों पर ध्यान कैसे दें? प्रोटेस्ट में दीप के जय भीम के नारे भी लगाते हैं। वहीं लोग ये भी नारे लगाते हैं कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो।
पर सोनम वांगचुक ने ये कहा कि जरूरी नहीं कि मैं किसी पद पर ही बैठकर आप लोगों का सपोर्ट करूं। धन्यवाद, मगर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूँगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। जब तक हम इन पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर सोचेंगे कि ये पार्टी ये काम नहीं कर रही है, ये पार्टी इससे बेटर है, तब तक हमारा हालत ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही खस्ता हालत होगा देश का। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा और एकता के साथ इस लड़ाई को लड़नी होगी, इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा भारत महान क्यों बना, हमारा देश आजाद कैसे हुआ? जब हम एक हुए, जब हम अनेक हो गए थे तब हम गुलाम थे, अंग्रेज हम पर राज करते थे। लेकिन जैसे ही हम एक हुए हमने भारत को आजादी दिलवाई। वही आज के टाइम में भी करना होगा, अनेकता में एकता लानी होगी। लेकिन हमारे देश में तो एकता में अनेकता फैलती जा रही है। कोई धर्म के नाम पर बट रहा है, कोई जाति के नाम पर बट रहा है, कोई नफरत फैलाने में लगा है, कोई मंदिर मस्जिद कर रहा है, सब बटे हुए हैं। आखिर क्यों ये बटना क्यों? जब हम एक देश में रहते हैं तो क्यों हम धर्म और जाति के नाम पर बट? सबसे पहले हम भारतीय हैं। इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपने कभी सोचा? अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि 6-7 हजार लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए हुए थे। और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। थैंक यू। फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टा पे? 22 मिलियन से ज्यादा। लेकिन क्या इसका कुछ असर हुआ? आप किसी भी पॉलिटिशियन का एक ट्वीट देख लो जिसने ये ट्वीट करा हो कि हम इसके साथ हैं या फिर इन लोगों ने अच्छा किया। मैंने तो देखा सिर्फ अखिलेश यादव है जिन्होंने ट्वीट किया है सीजेपी के सपोर्ट में, बाकी किसी पॉलिटिशियन ने कोई ट्वीट नहीं किया। मानो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, लाठी खा रहे हो या तुम्हारा पेपर लीक हो रहा है, तुम्हारा भविष्य खतरे में जा रहा, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, परमिशन मिल गया था प्रोटेस्ट करने का। इस प्रोटेस्ट से फायदा किसको हुआ? तो देखो, अगर फायदा अपोजिशन को हुआ होता तो जरूर वो एक ट्वीट तो करता। अपोजिशन ने यहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अब रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी एक ट्वीट तक नहीं करा कि वो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग को लेकर उनका क्या कहना है हमें अभी इस बारे में पता नहीं चला। आखिर क्यों? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा सरकार का ही हुआ है। लोगों की नजर में सरकार की अहमियत थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि अगर सरकार वहां पर लाठी चार्ज करवाई होती या फिर प्रोटेस्ट का परमिशन ही नहीं दिया होता तो ये सवाल उठता कि लोकतंत्र खतरे में है। हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने यहाँ पर अलग गेम खेला है। आपको प्रोटेस्ट का परमिशन भी दे दिया, लाठी चार्ज भी नहीं करवाई और कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा। अब देखो, सरकार चुप इसलिए भी है कि सरकारें हमेशा नैरेटिव यानी कि माहौल को कंट्रोल करना चाहती है। और नीट जैसा पेपर लीक होना एक बड़ा मुद्दा था। अगर सरकार या कोई भी मंत्री इस पर बयान देता तो ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाता। सरकार इस प्रोटेस्ट को ज्यादा अटेंशन देना नहीं चाहती थी। सरकार के प्लान का हिस्सा ये भी था कि शांत रहो, बात अपने आप ठंडी हो जाएगी। प्रोटेस्ट के एक दिन बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम इस प्रोटेस्ट को देश भर में फैलाएंगे। मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज़ में जाऊंगा और वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। अब आगे देखना ये है कि स्टूडेंट्स का जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो कितना दिन तक रहता है। 6 से 7 हजार लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे। अब आगे जो प्रोटेस्ट होने वाला है, क्या उसमें छात्रों की संख्या और ज्यादा होगी या फिर और कम, ये डिसाइड खुद छात्र करेंगे।
जो वहां पर आए हुए थे। सोचो, देश में पहली बार युवाओं का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ पीसफुली तरीके से। अब ये इंडिया न्यूज का एक कवरेज बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने अपनी औकात दिखा दी। 6 जून के प्रोटेस्ट को उतनी शिद्दत से नहीं दिखाया जितने शिद्दत से वो मेलोडी टॉफी को लेकर कवरेज दिखा रहे थे। इस प्रोटेस्ट को गोदी मीडिया ने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आज के टाइम में गोदी मीडिया के लिए छात्रों के भविष्य से ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा, हिंदू मुस्लिम डिबेट या फिर किसी सेलिब्रिटी से जुड़ी खबर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या उनके लिए हाई टीआरपी कंटेंट नहीं बनती और इसीलिए गोदी मीडिया ने इसे कवरेज नहीं बनाया। अगर गोदी मीडिया इस कवरेज को दिखा देती तो क्या मिलता उसे? पापा से डांट भी सुननी पड़ती और टाइम भी बर्बाद होता। सबसे जरूरी सवाल, इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला? तो नतीजा चाहे कुछ भी ना निकला हो, लेकिन सरकार के दिमाग में, सरकार तक ये मैसेज जरूर पहुंच गया है कि देश का युवा सच में अगर एकजुट हो गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वैसे सरकार को इस बात का अंदेशा तभी से था जब से ये अकाउंट बना, ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद सरकार ने क्या किया उसके बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट आगे जाएगा? तो जहाँ तक इस प्रोटेस्ट में लोगों के आने की बात है तो वो संख्या बहुत कम थी। कहाँ 2 करोड़, कहाँ 6-7 हजार। 2 करोड़ युवाओं का 1% युवा भी नहीं था जंतर मंतर पर। तो संख्या अगर इतनी ही रही तो आप कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जा सकते हो? जंतर मंतर पर आना था, पीसफुली तरीके से बैठकर प्रोटेस्ट करना था, तो 6-7 हजार लोग आ गए। अब अगर उसी प्रोटेस्ट को मार्च की तरह निकालना हुआ, अलग अलग स्टेट्स में जाना हुआ, तो कितने लोग आएंगे वो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप सच में एजुकेशन सिस्टम को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सीरियस हैं, तो आपको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना होगा। एकता में बहुत बल होता है। जब देश के सारे युवा इकट्ठा हो जाएंगे और ये ठान लेंगे कि हमें इस करप्ट सिस्टम को बदलना है तो बदल सकते हैं। पार्टी लेवल पर नहीं सोचना है कि हाँ ये पार्टी बुरी है तो हमको ये पार्टी लेकर आनी है। आपको वो पार्टी लेकर आनी है जो सच में आपके लिए काम करे, ना कि सिर्फ नाम की हो। और ये गारंटी चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन गलत काम करते हुए पकड़ा गया, करप्शन करते हुए पकड़ा गया, तो वो फिर इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता, साथ ही साथ उसको जेल भी होनी चाहिए। अगर ऐसा सख्त नियम आ जाए तो इन पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं कि ये कोई करप्शन कर पाए। अब यहाँ पर हमें एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या धर्मेंद्र प्रधान या किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा दे देने से आने वाला जो पेपर है वो लीक नहीं होगा? तो इसका जवाब है शायद नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ शिक्षा मंत्री के चेहरे में नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के फेफड़े में है। इस्तीफा देना राजनीतिक जिम्मेदारी हो सकती है कि आपसे काम नहीं हो रहा, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर पा रहे हो तो आप रिजाइन कर सकते हो, लेकिन ये कोई प्रशासनिक समाधान नहीं है। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मत मांगो, आप मांगो, आपका वो अधिकार है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के मानो कि अगर कोई दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो क्या वो पेपर लीक नहीं होने देगा? मान लो आज मंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं, कल नया मंत्री आएगा, क्या वो मंत्री रातों रात लीक माफिया को पकड़ लेगा जो करोड़ों रुपए के दम पर पूरा सिस्टम चला रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर में नहीं है बल्कि एनटीए के स्ट्रक्चर में भी है। जब तक हम पेपर कराने के बुनियादी तरीके नहीं बदलेंगे तब तक सिर्फ मोहरे बदलते रहेंगे, खेल वही रहेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस प्रोटेस्ट का असर सच में होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान सच में रिजाइन करेंगे? और अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट नेशनल लेवल पर होगा? तो अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।